Hello everyone, welcome back to the channel Let's Study Together। और आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 4 एंड दिस इज आवर लास्ट सेट फॉर स्टैट्स 1। तो देखो, पहले कुछ मैं थोड़ा बात कर लेती हूँ आप लोगों से। स्टार्ट करने से पहले देखो, जितनी भी प्रिपरेशन करी है, अब वो टाइम है कि आप सिर्फ PYQ सॉल्व करो, ठीक है। अब बिल्कुल भी ये मत सोचना कि हम ये अब पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं। पढ़ने का जो टाइम था वो चला गया है। अब आपको सिर्फ जिस पे मेन फोकस करना है वो है आपके PYQs, ठीक है। PYQs हो गए, ग्रेडेड असाइनमेंट्स हो गए, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस हो गए। इन सारे क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना जरूरी है। एंड यही सारा ग्रेडेड असाइनमेंट, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स और जो भी हमारे PYQs है, ठीक है, इन पे अगर आपने तीनों पे फोकस कर लिया तो अगर भले ही आपने जो टाइम पीरियड दिया हुआ था उसमें नहीं पढ़ाई करी है, तब भी आपका पेपर मैं कहती हूँ गारंटी से कि बहुत अच्छा जाने वाला है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड तो नहीं है, ये मैं नहीं कहूँगी कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने ये ट्राई किया था एंड मेरा वो काम आ गया, बट still it is 100% गारंटी आई गिव यू कि ये आप इस मतलब जो PYQs करेंगे, ग्रेडेड असाइनमेंट करेंगे, उससे आपका पेपर में मतलब पासिंग मार्क्स जितने, आप पासिंग मार्क्स से कभी कभी बहुत ज़्यादा, ठीक है, आ जाएंगे मार्क्स अच्छे से। बट वो है कि आपको PYQs खुद को अपने हैंड से सॉल्व करने होंगे, ठीक है। और बस वो कर लीजिए। आज 12 है तो मैं आज ही ये वीडियो बना रही हूँ और आज ही मैं आपको डाल दूंगी, आज ही मैं ये चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो 13, 14, 15, ठीक है, उसमें बीच में अब कल परसों होली है तो 2 दिन फेस्टिवल है, तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। बात रही 15 की, तो 15 पे बिल्कुल भी ये मत करना कि हम वो भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। जब अपन ने मतलब तुम लोगों ने स्टार्टिंग से कुछ नहीं किया है तो अब करके क्या तीर मारोगे, राइट। तो ये है कि सिर्फ अभी PYQs पे फोकस करना। और जो मैं करा रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि वही देखो। बहुत सारे ऐप्स है जैसे एज ग्रेड है और क्विज प्रेप है, वहां से जाकर PYQs लो, सॉल्व करो, वहां से एग्जाम लो, पता चलेगा। और उसी चीज पे वर्क करो, फॉर्मूलाज आपको रिवाइज हो जाएंगे। तो वो सारा काम आपको अब करना है। तो अब हम ज्यादा बातें नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। So the question number 1 says distance covered by a runner in the first 5 days of training are 3 kilometers, 5 kilometers, 3 kilometers, 6 kilometers, and 7 kilometers. If the runner covers a distance of 4 kilometers on the 6th day, then how does it affect his overall performance? The mean of the distances will increase. तो mean निकालो, पहले इन 5 days का निकालेंगे। तब देखो 3 + 5 + 3 + 6 + 7 by 5 कर दो। तो we'll use calculator for faster calculation। 3 + 6 + 7 we'll get 24 divided by 5, that is 4.8, ठीक है। तो 4.8 आ रहा है। अब इसी में मतलब क्या आ रहा है हमारा, ये 24 है, 24 में 4 ऐड कर दो, बाय 6 कर दो, तो 24, 28/6 कर दो। तो 28/6 क्या होता है, 28 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज नथिंग बट 4.66। तो मीन क्या इंक्रीज हुआ है? नहीं, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो मीन ऑफ द डिस्टेंसेस विल इंक्रीज, नहीं, मीन ऑफ द ओवरऑल डिस्टेंसेस विल डिक्रीज। तो डिक्रीज अगर होता तो अब हम सही कर देते, अभी ये गलत हो गया। द मोड ऑफ द डिस्टेंसेस विल डिक्रीज। अब मोड देखो, 3 और 3, 3 ही रहेगा, भले हम 4 डाल दे, कुछ भी डाल दे, तो 3 का 3 ही रहेगा, तो मोड कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर। द मीडियन ऑफ द डिस्टेंसेस विल डिक्रीज। मीडियन निकालो, पहले 5 दिन का है तो 5 और है, तो 5/2 है, तो ऑब्जर्वेशन देख लो। अब इसके लिए हमें डेटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो 3, 3, 5, 6, 7, ठीक है। 5/2 है तो आएगा हमारा क्या आएगा, 2 और 2 2 4, 2.2, दैट इज थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है, मतलब 5 आई हमारी, ठीक है, मीन 5 आया। अब हमारा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे बीच में एक 4 भी डाल दो, 4 डाल के फिर 5 है, ठीक है, ये मान लेना। तो देखो 6 ऑब्जर्वेशन है, तो मीडियन हमारा होगा 6/2 ऑब्जर्वेशन, और 6 + 1/2 ऑब्जर्वेशन का मीन, ठीक है। तो चलो 6/2 एंड 6 + 1/2 ऑब्जर्वेशन का मीन कर लेते हैं। तो 6/2 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी, 1 2 3 4 हो गई अब। और फिफ्थ थर्ड और फोर्थ आएगी, तो ये आएगी फिफ्थ। 5 + 4 दैट इज 9/2, और 9/2 कितना होता है, 4.5 होता है, मतलब 5 से सीधी 4.5, मतलब मीडियन डिक्रीज हो रहा है, और यही हमारा सही आंसर है। रेंज ऑफ द डिस्टेंसेस विल डिक्रीज। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम यहाँ पे 7 है, मिनिमम हमारा यहाँ पे 3 है, तो 7 3 4 है, तो अगर इस 4 को भी डालेंगे तो कोई फर्क ही नहीं आना है, 4 ही आना है। तो रेंज पे भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मीडियन ऑफ द डिस्टेंसेस विल डिक्रीज इज दी।
So the next question says, which of the following statement is or are correct? Point biserial method is appropriate to find the association between two categorical variables. बिल्कुल गलत है. Two categorical variables नहीं, two continuous variables में वो association find कर सकता है. ठीक है, categorical variable में हम association find नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया. Scatter plot is more appropriate to represent the relationship between two numerical variables. बिल्कुल सही है. There is no available method for determining the association between categorical and a numerical variable. बिल्कुल गलत है. बहुत सारे methods होते हैं जिससे हम ना association बता सकते हैं categorical एक numerical variable में. ठीक है, तो वो सब आपको याद होने चाहिए. अब ये week 4 का है. ठीक है. कोवेरियंस कैन बी कंप्यूटेड ओनली फॉर टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स. बिल्कुल सही है. कोवेरियंस हम सिर्फ दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के लिए कंप्यूट कर सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Next question says, which of the following option is or are correct? फिर से ये correct वाला. If A and B are independent events, then probability of A union B is equal to the probability of A plus the probability of B minus the probability of A into probability of B. अब हम इसे देखते ही मतलब बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देंगे कि आपने ही तो पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स में. बट ये अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है, ये होता है. और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें पता है क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. ठीक है, अब यहाँ पे A इंटरसेक्शन B की वैल्यू डाल दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ B. तो ये तो बिल्कुल इक्वल आ रहा है A यूनियन B के इंडिपेंडेंट सिवन में भी. मैंने तो इंडिपेंडेंट सिवन का ही यूज लेकर करा है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा. ठीक है, ओके. इफ A and B are disjoint events, then probability of A union B is equal to the probability of A plus the probability of B minus the probability of A into probability of B. अब जब events disjoint होते हैं, ठीक है, तो probability of A intersection जो B होता है वो 0 होता है. तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज लेते हैं कि A intersection B की जगह ये पुट कर देंगे, तो जब भी बात disjoint events की आती है तो probability of A intersection B हमारा 0 हो जाता है. तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो मतलब सिर्फ इतना सा ही फॉर्मूला बचना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया. Third says, if A and B are disjoint events, then probability of A union B is equal to the probability of A plus the probability of B. बिल्कुल सही है. If A and B are independent event, then the probability of A union B is equal to the probability of A into the probability of B. बिल्कुल गलत हो गया ये तो. ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत है. सिर्फ हमने ऊपर निकाल दिया था कि अगर इवेंट इंडिपेंडेंट होते तो A union B का क्या फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो और ऑप्शन A and C are correct. Next question says, in how many different ways can the letters of word English can be arranged such that the vowels always come together? मतलब vowels को हमेशा साथ में ही आना है. ठीक है, तो ये इंग्लिश वर्ड में टोटल 7 लेटर्स होते हैं, जिसमें से हमारे 2 तो वॉवल्स हैं और 5 कॉन्सोनेंट्स हैं. ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, दोनों वॉवल्स को अगर एक साथ में लाना है तो ऑल द वॉवल्स कम टुगेदर, तो वॉवल्स तो 2 ही है, तो हमें दोनों वॉवल्स को एक साथ में लाना है, तो हम दोनों वॉवल्स को एक बार के लिए एक सिंगल यूनिट की तरह कंसिडर कर लेते हैं, ताकि हम देख सके कि जब हम उन्हें अरेंज करवाना चाहे इन 5 कॉन्सोनेंट्स के साथ में तो वो कितने वेज में अरेंज हो सके. ठीक है, तो कंसिडर द 2 वॉवल्स ई एंड आई एज अ सिंगल यूनिट. ठीक है, तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, तो हमारे पास में टोटल 6 यूनिट्स हो जाएगी. तो 6 यूनिट्स अपने आप में कितने वेज में अरेंज होगी, तो वो हम पता लगा लेंगे 6 फैक्टोरियल वेज से, और 6 फैक्टोरियल इज नथिंग बट द 720 वेज. ठीक है, तो मतलब जो 6 यूनिट्स है, एक वॉवल, दोनों वॉवल्स को मिलाकर एक बनाई हुई इकाई, और वो दोनों पांचों के पांचों कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, अब हमने उससे एक पूरी इकाई क्यों बनाई? ठीक है, एक इकाई मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि इजी, जिसको समझ ना आए वो इजीली समझ में आ जाए. ठीक है ना, तो हमने एक वो पूरा इसको एक की तरह कंसिडर क्यों किया दोनों वॉवल्स को, क्योंकि ये चाहते कि दोनों वॉवल्स एक साथ में आए, इसलिए हमने देख लिया कि दोनों वॉवल्स अगर साथ में चाहिए, ठीक है, तो हम 5 कॉन्सोनेंट्स और दोनों वॉवल्स को हम एक ही यूनिट की तरह कंसिडर करके एक बार देख लेते कि वो 6 जने एक साथ में कैसे अरेंज हो सकते हैं, तो वो 720 वेज में अरेंज हो सकते हैं. अब जो 2 वॉवल्स है वो भी तो अपने आप में अरेंज हो सकते हैं, तो वो 2 फैक्टोरियल वेज में होंगे, वो होता है हमारा 2 वेज में. तो 2 वॉवल्स है वो अपने आप में 2 वेज में अरेंज हो सकते हैं, कि या तो आई इधर आ जाए या इधर आ जाए, इधर आ जाए आई इधर आ जाए, मतलब 2 वेज में ही हो सकते हैं. तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे हमारे पास में? 720 इंटू 2 कर दो तो आंसर आ जाएगा हमारा 1440. 1440, हाँ 1440 हमारा आंसर आ जाएगा. तो इसने पूछा था हाउ मेनी डिफरेंट वेज, तो इन 1440 वेज वी कैन अरेंज the words of the letter
the letters of the word English in such manner that both the vowels will come together. Okay, आगे चलते हैं. Next question says, consider the given data sets of weights of persons such as 50, this, based on the above information, answer the given sub questions. 5 number summary बतानी है इसकी. 5 number summary देखो इसमें आपको बता दिया मिनिमम क्यू, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 और मैक्स. तब क्वार्टाइल्स निकालने के लिए डेटा हमारा हमेशा किस में अरेंज होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए. तो पहले आ जाएगा हमारा 40, फिर 50, फिर 55, फिर आएगा हमारा यहाँ पे 60 है ना, 60, फिर आ जाएगा 75, फिर आ जाएगा 80, फिर आ जाएगा 90, फिर 95 और 99. ठीक है, तो अब हमें मिनिमम बताना है. मिनिमम क्या है, 40 है. 40 देखो दो ऑप्शन में ही है, दोनों घटा दो. 50 मतलब क्वार्टाइल 1 निकालनी है हमें. तो क्वार्टाइल 1 इज नथिंग बट 0.25 इंटू एन. अब एन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है. तो ये 2.5 आ जाएगी. मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारी क्वार्टाइल फर्स्ट होगी, थर्ड ऑब्जर्वेशन मतलब 55. अब देखो 55 ए के ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर एक ही मिनट में आ गया. तो ये हमारा आंसर, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. पूरा निकालोगे टाइम वेस्ट होगा. दोनों मिल गए. ठीक है, शांति. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज. अब इंटरक्वार्टाइल रेंज इज नथिंग बट द थर्ड क्वार्टाइल माइनस द फर्स्ट क्वार्टाइल. अब इधर से उठा लो, देखो थर्ड क्वार्टाइल हमारी सेकंड लास्ट है, मतलब 90 है. ठीक है, और फर्स्ट क्वार्टाइल अभी हमने निकाली 55 है, तो 90 माइनस 55 जब करोगे तब हमारा आंसर 35 आएगा. एंड 35 इज आवर आंसर. सिंपल सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. A drawer of socks contains 3 black socks, 4 blue socks and 3 grey socks. 2 socks are chosen at random without replacement. Based on the information, answer the given sub question. What is the probability that the black pair is chosen? ये तो सेम मैंने ऐसा क्वेश्चन सेट 2 में करवाया था. तो इसके पास प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होगी. 3 टोटल ब्लैक सॉक्स है, और टोटल ब्लैक सॉक्स कितने हमारे पास में, देखो 4 5 6 7 8 9 10 है. 10 है. ठीक है, एक प्लेयर हमने निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी आने की कितनी थी, 3/10 है. अब एक निकल गया तो उसमें ब्लैक सॉक्स कितने बचे, 2 बचे. टोटल कितने सॉक्स है, 9 है. तो बस इनको मल्टीप्लाई कर दो. 3 2 6, 10 9 90. ये 2 से चला जाएगा, 30 जाएगा. 1/15 आ रहा है ये. अब इसको 2 डेसिमल प्लेसेस में करना है, तो 1/15 हम कर लेते हैं. 1/15 इट 0.06. तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 0.06. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ द सेम कलर्स. मतलब देखो, तो ब्लैक का तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ 0.06 है, ब्लैक का है. अब देखो ब्लू सॉक्स का है, 4/10 कर दो, फिर एक बार कर दो 3/9, प्लस कर दो 3 ग्रे सॉक्स. मतलब इसका भी, ग्रे सॉक्स का भी 0.06 आएगा, क्योंकि इसमें भी 3 ग्रे सॉक्स है. ठीक है, तो ये भी ग्रे का भी यही आएगा. तो ब्लू का निकाल लेते हैं हम. देखो 2 और ये 5 में जाएगा, ये 3 और ये 9 में 3 में जाएगा, 1 में. ठीक है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा. 5 3 15, 2/15 है. तो 2/15 कितना होता है, 2 डिवाइडेड बाय 15 एट 0.13. 0.13, तो 0.13 प्लस 0.06 प्लस 0.06, तो इसका आंसर आएगा 0.25. ठीक है, तो आंसर आया 0.25. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया. ऐसा मैंने सेम आपको सेट नंबर 2 में भी करवाया था. ठीक है, तो इसका देखो 0.04 के बीच में, 0.10 में होना चाहिए हमारा. 0.6 से रेंज में ही है, 0. रेंज में ही है. So the next question says a family has 2 children. Assume being a male or female of a child is equally likely. Based on the above data, answer the given sub questions. Find the probability that at least one child is a boy. मतलब कम से कम एक लड़का तो हो ही हो, बट 2 भी लड़के हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो इसका सैम्पल स्पेस पहले हम बना लेते हैं. तो देखो, या तो दोनों लड़के हो सकते हैं, या दोनों लड़कियां हो सकती है, या एक लड़का लड़की हो सकती है, या एक लड़की लड़का हो सकता है. ठीक है, अब उसने बोला एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज अ बॉय, तो 1 2 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/4 हो गई. तो 3/4 इज आवर आंसर. सिंपल. ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट 1 इज अ बॉय. both are boys given that at least 1 is a boy, मतलब A is conditioned on B. तो if A is conditioned on B का फॉर्मूला होता है A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B. तो अभी हमने ये प्रोबेबिलिटी निकाली कि एटलीस्ट 1 इज अ बॉय की, तो प्रोबेबिलिटी हमें पता है. अब बोथ आर बॉयज, तो बोथ आर बॉयज की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/4 है. तो देखो सिंपल, 1/4/3/4 करेंगे तो 1/3 आंसर आएगा. और 1/3 इज नथिंग बट 0.33. 2 करेक्ट डेसिमल प्लेसेस में डालना था, तो 0.33. ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गया. बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज
Based on the above data, answer the given sub-questions. The probability of X and Y becoming principals in colleges are 4/5 and 1/5 respectively. The probabilities that X and Y, if selected, would introduce co-education in the colleges are 1/6 and 5/6 respectively. What is the probability that co-education will be introduced in the college? तो ये हमारा total probability वाला question है. तो total probability वाला क्या होता है हमारा? ठीक है, probability ये देखो, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है थोड़ी, सॉरी. ठीक है, तो क्या करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कि एजुकेशन आएगी हमारी को एजुकेशन जब एक्स होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कर दो प्लस कि हमारी को एजुकेशन आएगी कॉलेज में अगर वाई प्रिंसिपल होगा. ठीक है, तो सी अपॉन वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कर दो. सिंपल सा फॉर्मूले में जस्ट डालना है. सी अपॉन एक्स, हमें दिया हुआ है 1/6 इंटू 4/5 प्लस 5/6 इंटू 1/5. थोड़ा इधर कर लेती हूँ मैं, वेट, इसको रब कर देते हैं हम. बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा लिख लेती हूँ मैं कभी कभी, कोई बात नहीं. तो देखो 1/6 इंटू 4/5 प्लस 5/6 इंटू 1/5. 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 से जाएगा, यहाँ पे 3 पे जाएगा, तो 1/15 आ रहा है, यहाँ पे 1/6 आ रहा है. ठीक है, इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा. तो 30, 15 2 होता है तो 2 एंड 6 5 होता है तो 5, 5 2 इज 7, 7/30 आ रहा है. तो 7/30 कहीं दिख रहा है क्या? कुछ गड़बड़ करी है क्या हमने? वेट, लेट मी चेक. हाँ, 2, अच्छा ये यहाँ पे 2/15 होगा. आई एम सो सॉरी. तो 2 2 4 होता है तो 4, 9 बाय, ओहो एक सेकेंड, यहाँ पे 2 है, 2/15 होगा तो 2/15 प्लस, मतलब 15 2 2 2 4 ही तो होता है, तो 4 कर दिया हमने. ठीक है, और 4 किया, 4, अच्छा ठीक है, 9/30 आएगा. 9/30 को हम सिंपलर फॉर्म्स में लाएंगे तो 3 और अपॉन 10 आ जाएगा, तो 3/10 हमारा आंसर हो जाएगा. सिंपल. So the next part of the question says, if co-education has been introduced in the college, then what is the probability that X is a principal? मतलब X upon co-education introduce होगी. X by C निकालनी, तो इसमें हम बेस थ्योरम यूज कर लेंगे कि probability of C upon X into probability of X upon the probability of C upon X into the probability of X plus the probability of C upon Y into the probability of Y. ठीक है, तो इसका आंसर हमें पता है क्या है, 9/30 है. ठीक है, तो 9/30 मतलब 3/10 है. ये वाला हमें पता है 3/10 है. ठीक है, तो इसको थोड़ा रब कर देती हूँ, बता दिया एक बार. तो ये हमारा 3/10 है अपॉन, इसको देख लो 4/5 इंटू 1/6 कर दो, तो 4/5 इंटू 1/6 2/15 आएगा ये. ठीक है, तो इसको सॉल्व करो. 2/15 इंटू 10/3 कर देते हैं, तो 10 2 से जाएगा और ये 3 से जाएगा, तो 2 2 4, 3 3 9, 4/9 होता है, तो 4/9 कर लेते हैं अब हम. 4 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज 0.44, मतलब हमारा 0.44 इसका आंसर आएगा कि इतनी प्रोबेबिलिटी है. मतलब देखो सेट 4 में आते आते ना, मतलब इतना पता लग गया है कि स्टैट्स में ना बहुत इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं, और ये सेम ही पैटर्न पे रिपीट हो रहे हैं. देखो जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, बेस थ्योरम हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी वाला थ्योरम हो गया, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी हो गई. ठीक है, कॉम्बिनेशन में हमारा देख लो वो कि सर्कुलर वे में, सॉरी परमुटेशन में सर्कुलर वे में का हो गया कि इसको कितने वेज में वो कैसे अरेंज. तो बहुत ज़्यादा सिंपल पेपर आएगा. अगर सब पढ़ा हुआ है तो बहुत ईजी लगेगा, और नहीं पढ़ा हुआ है तो बहुत ज़्यादा हार्ड लगने वाला है. आगे बढ़ते हैं. So the next question says, in a school function, there are two violinists, three pianists and one flutist. They have to sit in a circular order for a performance. Based on the information, answer the sub-questions. Choose the correct options from the following. Selection of performers will occur simultaneously. बिल्कुल simultaneously ही होगा. Will not occur simultaneously, नहीं, गलत हो जाएगा. एक ही बार में होगा. With replacement, नहीं. Without replacement, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जो फ्लूट वाले को जो नोट्स बजाने होंगे कि वो उसको नहीं आए तो चलो वायलिन वाला तुम बजा लो. ऐसे नहीं होगा. जो जिसका है वो वही बजाएगा, वो उसका इसमें रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है. ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन. ऑर्डर मैटर्स, हाँ इसमें ऑर्डर मैटर करेगा, क्योंकि इनको ऑर्डर पता होना चाहिए कि हाँ कि अब सेकंड में हम मेरे को बजाना है. पैनिस्ट अगर आएगा कि हाँ मेरे को बजाना है, अब इसको बजाना है, तो इसमें ऑर्डर मैटर करता है. और जब जब ऑर्डर मैटर करता है तो उसमें हमारा परमुटेशन यूज होता है, तो ए और सी, और इसमें भी ए और डी इज करेक्ट.
Next question, find the number of ways in which the performers can be arranged in a circular order such that no two violinists will sit together. ठीक है, मतलब तो दो वायलिन वाले हैं वो नहीं बैठने चाहिए साथ में। तो हमारे पास टोटल जो परफॉर्मर्स है वो टोटल 6 परफॉर्मर्स है हमारे पास में, ठीक है, जिसमें से हमारे दो वायलिनिस्ट हैं, ठीक है, दो वायलिनिस्ट है और बाकी एक फ्लूटिस्ट है और तीन हमारे पायनिस्ट है, ठीक है। तो मतलब इसमें से अगर हम नॉन वायलिनिस्ट देखें तो कितने हैं, चार नॉन वायलिनिस्ट है। तो हम ये देख लेते हैं कि हम चार नॉन वायलिनिस्ट को एक सर्कुलर ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे। तो इसको 4 - 1 फैक्टोरियल वेज में हम अरेंज कर सकते हैं, दैट इज 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल इज 6, ठीक है। तो हम इसे मतलब 6 वेज में अरेंज कर सकते हैं, जो चार नॉन वायलिनिस्ट है इनको, ठीक है। तो ये देख लो 1 2 3 4। अब जो यहाँ पे ये चार अरेंज हो गए, मतलब ये चारों नॉन वायलिनिस्ट हैं। अब जो वायलिनिस्ट है उनके पास में हमारे पास में 1 2 3 4 चार जगह और बची है जिसमें वो अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। चार जगह पड़ी है पर टोटल हमारे पास कितने हैं, दो ही है। तो ये 4p2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज 4p2 वेज में अरेंज हो सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 3 12, मतलब ये हमारे 12 वेज में अरेंज हो सकते हैं। जो वायलिनिस्ट है दोनों वो चार जगहों में 12 वेज में अरेंज हो सकते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा 72। तो 72 वेज हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था हमारा ये। आगे बढ़ते हैं। Next question says, in a class there are 5 students who like statistics, 4 students who like mathematics, and a committee of 3 students is to be formed based on the above data. Answer the given sub questions. Choose the selection of sub स्टूडेंट्स विल अकर साइमल्टेनियसली, बिल्कुल साइमल्टेनियसली ये होगा। विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट आप दिमाग लगाओ कि मतलब जो मैथ्स वाला बच्चा है वो मैथ्स के आंसर देगा और जो स्टैट्स वाला बच्चा है वो स्टैट्स के आंसर, जो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन होंगे उनके आंसर देगा। अब ये थोड़ी कर सकते कि हाँ मैथ्स वाले बच्चे को नहीं आया तो तुम आंसर दे दो, स्टैटिस्ट वाले बच्चे को नहीं आया मैथ्स वाला तुम आंसर दे दो। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट ही होगा, ठीक है। इन दोनों में मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है। अब इसमें ऑर्डर मैटर करता है या नहीं करता है, तो अब देखो इसमें हमें ये थोड़ी बताया है कि जो कमिटी जो क्वेश्चन पूछेगी वो इस ऑर्डर में पूछेगी कि पहला मैथ्स का आएगा फिर स्टैट्स का आएगा फिर मैथ्स का आएगा फिर स्टैट्स का। इसमें कोई भी ऑर्डर हमें नहीं बताया गया है, तो इसमें भी हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। जो भी हमारा मैथ्स वाला क्वेश्चन होगा वो मैथ्स वाला अपने आप बोल के दे देगा, ठीक है। वो स्टैटिस्टिक वाला अपने आप ही चुप रहेगा क्योंकि उसको आता ही नहीं होगा। जो स्टैट्स का क्वेश्चन आएगा तो वो मैथ्स वाला चुप अपने आप रहेगा। तो इसमें ऑर्डर बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा। और जब ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो हमारा कॉम्बिनेशन यूज होता है। तो ए बी और सी, बी और डी तो सेकंड क्वेश्चन में करेक्ट हुए और ए और डी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में करेक्ट हुए, ठीक है। Next question. Find the number of ways in which the students can be selected such that at least one student likes statistics. मतलब कम से कम एक बच्चे को तो statistics पसंद हो ही हो, ठीक है। तो ये हम वो सेम वाला कर लेते हैं कि टोटल कितने बच्चे हैं हमारे पास में। टोटल हमारे पास में 9 स्टूडेंट्स है जिसमें से हमें 3 की कमेटी बनानी है, ठीक है। तो 9C3 कर लो। तो 9C3 हमारा आएगा 84 वेज आएगा, ठीक है। अब जो नॉन स्टैट्स के स्टूडेंट्स हैं उनका निकालो। तो 4 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, ठीक है। तो 4 में से 3 ले जाना है तो 3 का ये कर लो। तो ये हमारा आएगा 12 4 4 ही आएगा, ये हमारा आएगा 4 वेज। तो इन दोनों को माइनस कर दो सेम जैसे वो वैलेंस वाले में, उसमें तो मल्टीप्लाई किया था, सॉरी वो तो परम्यूटेशन का था, ये कॉम्बिनेशन का है। तो देखो हमने जो दोनों स्टैट्स और मैथ्स के टोटल बच्चे उनके वेज निकाले और जो मैथमेटिक्स वाले वो निकालिए। तो मैथमेटिक्स वालों को इससे माइनस कर दो टोटल में से, तो हमारे पास में आ जाएगा कि एटलीस्ट वन स्टूडेंट इज फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। तो ये हमारा आएगा 80। तो 80 इज आवर आंसर। सिंपल इट इज, ठीक है। And with this we have completed our set 4 also and ये सीरीज यहीं पे खत्म हुई क्विज 2 के लिए भी। अब हम सीधा मिलेंगे एंड टर्म की सीरीज के साथ। सेम सीरीज में एंड टर्म के लिए भी लाऊंगी, ठीक है। 4 PYQ सेट बिल्कुल आपके पास में आ जाएंगे स्टैट्स में। और अगर आपको चाहिए कि आपको सीटी में भी मैं प्रोवाइड करूं तो आप मुझे बता देना, मैं सीटी का भी ले आऊंगी। अगर देखो क्विज 2 में तो अभी देखो आज 12 तारीख हो गई, अगर तुम मुझे कल तक बता दोगे तो मैं सीटी का भी ले आऊंगी। क्विज 2 का कम से कम 2 सेट्स तो मैं लाऊंगी, ठीक है, ले आऊंगी। बट जब अगर तुम बता दोगे कि हाँ मैं सीटी की भी रिक्वायरमेंट है तो मैं तुम्हें मतलब एंड टर्म से स्टार्टिंग से उसके भी 4 सेट प्रॉपर प्रोवाइड करूंगी विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन।
तो बस आज हम यहीं पे ओवर करते हैं क्लास को। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आज मैंने इतना फटाफट इसलिए किया क्योंकि देखो ये सारे क्वेश्चंस ना इस ऐसे टाइप्स के हम आगे के सेट्स में करके आ चुके हैं, और सेम ही चीज़ें अगर हम बार बार, आपको बस एक बार देखना है कि वो कैसे सॉल्व होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। बट विथ कंसेप्ट देखना है तो पहले आप सेट 1 देखो, सेट 2 देखो, सेट 3 देखो, उसके बाद फिर इस सेट पे रन करना, ठीक है। डायरेक्ट इस पे आओगे तो तुम्हें लगेगा बहुत फटाफट बता दिया, कुछ भी समझ में नहीं आया है। तो एक सेम ही कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करना बिल्कुल भी, मतलब ठीक है यार करवा दूंगी, बट अभी टाइम बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। एंड मुझे भी पढ़ना होता है, मेरे भी सेम ही सब्जेक्ट्स हैं। तो एग्ज़ाम देते हैं, देखते हैं कैसा होता है। मैं तुम्हारे साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ, तुम भी मेरे को बताना कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा हुआ। एंड अभी जब जो कर रहा है वही रहने देना, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल पढ़ने की कोशिश मत करना, ठीक है। एंड अच्छे से पेपर देना, एकदम शांत दिमाग से, जैसा है वैसा दे देना। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, कभी कभी तुक्का भी काम आ जाता है, तो तुक्के मार देना कभी कभी, अगर लगे कि हाँ यार नहीं आ रहा है तो उसमें तुक्का मार देना, क्या पता तुक्का एक काम आ जाए, ठीक है। और अच्छे से करना पेपर, एकदम शांत दिमाग से, दिमाग लगा लगा के। बहुत अच्छा जाएगा तुम्हारा पेपर अगर तुमने चारों सेट अच्छे से करे होंगे तो। और इससे ज़्यादा भी सेट्स अगर तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं तो तुम क्विज प्रेप वाला एक ऐप आता है, मैं भी ये सारे क्वेश्चंस वहीं से लाई हूँ, एंड मैं भी वहीं से प्रैक्टिस करती हूँ। मतलब मैं तो तुम्हें 4 करवा देती हूँ, मैं पीछे और भी करती हूँ, ठीक है। तो वैसे तुम भी करो। और अगर PYQ शीट चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं PYQ शीट का वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।